प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हैं सुप्रसिद्ध फिल्म रिव्यूअर और जिन्होंने अपने चैनल प्रतीक बुराड़े के नाम से तहलका मचा रखा है लिटरली। और प्रतीक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज हमारे प्रारब्ध चैनल पर और आपसे बात संदीप करने की जी संदीप सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आपने बुलाया। और आपके भी प्रारब्ध के जितने भी दर्शक हैं उनका भी मैं जी। हृदय से धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग सम टाइम हियर। और प्रतीक जी, मतलब दर्शकों को मैं थोड़ी सी भूमिका देना चाहता हूँ जिन दर्शकों को प्रतीक जी के बारे में शायद अभी तक ना पता हो। मतलब हो सकता है इंटरनेट पे सबके अपने अपने वो होते हैं। तो जी हमारे जो बिल्कुल। नए जो दर्शक पहली बार आज प्रतीक जी को देख रहे हैं या जान रहे हैं, मैं बताऊं, प्रतीक जी का चैनल है प्रतीक बुराड़े और प्रतीक बुराड़े फिल्म थ्योरीज। आप जरूर फॉलो करें, पहला। दूसरा, फिल्मों के माध्यम से वामपंथ ने या बॉलीवुड ने या फिल्म और टीवी सीरीज और आजकल का जो कंटेंट जिस तरीके से परोसा जा रहा है और जो हमारी जनता को और पहले भी जो परोसा गया है और जिसने हमारे बच्चों के, हमारे अपने और हमारे बड़ों के भी जो मन को प्रभावित किया है और नेगेटिव सेंस में, और आज भी कर रहा है, लगातार कर रहा है। तो उस एजेंडा को सबके सामने रखने में और उसको ध्वस्त करने में प्रतीक जी का बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा योगदान है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी, आपने। और ना सिर्फ फिल्मों का बल्कि फिल्म रिव्यूअर्स का भी, जो आज की डेट में एक सशक्त माध्यम है यूट्यूब पे, तो वो भी किस जी प्रकार से गलत बातों को छिपा ले जाते हैं और मतलब किस प्रकार से पेड होते हैं, क्या क्या है, ये सारी बातें आज हम प्रतीक जी के साथ करेंगे। तो सर, जी जो विषय है, जो चर्चा की हम शुरुआत अगर करें, तो आज जैसे एक आर्टिकल आया है कि नेटफ्लिक्स ने एक मैक्सिमम सिटी नाम की बुक का जो फिल्मी रूपांतरण होना था, सीरीज के नाम पे रूपांतरण होना था, जो अनुराग कश्यप के हाथों होना था, तो वो शायद उन्होंने उससे पुल आउट कर लिया है। हम्म, और मैक्सिमम सिटी सुकेतु मेहता की किताब है, मैंने पढ़ रखी है। मुंबई के बारे में है और अच्छा। मुंबई की मतलब हर एंगल से उसमें मुंबई को मतलब मुंबई की एक एक नट बोल्ट या मतलब गरीब मुंबई, धारावी, स्लम, हाई क्लास, सब में सबके साथ उन बातचीत और मतलब एक जर्नलिस्टिक बुक है, बहुत बड़ा एंगल दिया हुआ है उन्होंने। खैर, अच्छा। तो न्यूयॉर्क में जो आपने भी अपने वीडियो पे, अपने चैनल पे या वीडियो किया कि जो आर्टिकल लिखा गया है, आर्टिकल में दोष इस बात को दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रवादी लोग हम्म, और जो हमारी हिंदू जनता है, वो इस प्रकार के फिल्म मेकर्स का विरोध कर रही है और इतना ज्यादा विरोध कर रही है, और इसलिए नेटफ्लिक्स को ये इन प्रकार के फिल्म मेकर्स द्वारा जो हिंदू घृणा का जो कंटेंट बनता है, उससे अपना हाथ पीछे खींचना पड़ रहा है। और इसके लिए दोषी, ऑफ कोर्स, एक ही आदमी है जो इस देश में हर चीज के लिए दोषी है, वो है हमारे पीएम जी, श्री मोदी जी। बिल्कुल। तो प्रतीक जी, प्लीज आप अपने विचार रखें, ये क्या नौटंकी है, मतलब एब्सर्ड। जी सर। देखिए, वैसे यहाँ पर केवल मैक्सिमम सिटी ही नहीं तो और भी कुछ उन्होंने, एक गवर्नमेंट नाम की कोई सीरीज है या इंदिराज इमरजेंसी वगैरह, ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्री सीरीज वगैरह बनाई थी। ऐसे दो तीन उदाहरण उन्होंने दिए हैं और उनके माध्यम से द वॉशिंगटन पोस्ट का ये आर्टिकल ये दिखाने का, कहने का प्रयास कर रहा है कि भारत में जो वामपंथी है या लिबरल फिल्म मेकर्स है, मोदी जी उनका गला घोट रहे हैं। वो बड़ी ही फांसीवादी शासन अभी भारत में आ गया है और वो खुलकर अपने विचार व्यक्त नहीं कर पा रहे। और ये तो मैंने बहुत ही मधुर भाषा में, सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बातें कही। कुल मिलाकर वो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई हम हिंदू घृणा वाला कंटेंट खुलकर, हिंदू घृणा हम नहीं स्प्रेड कर पा रहे, हम हिंदुओं की भावनाओं को खुलकर पैरों तले नहीं कुचल पा रहे, ये उनकी पीड़ा है। और इन्हीं बातों को बड़ा शुगरकोट करके, चाशनी में डुबोकर वो यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहे हैं। और आश्चर्य की बात देखिए, खुलकर उन्होंने यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि भाई हम हिंदुओं की आलोचना करने वाला कंटेंट नहीं बना पा रहे। और ये कहने के बाद भी ऐसे लोग अपने आप को सेक्युलर, प्रोग्रेसिव और बड़ा ही लिबरल कहते हैं, दिखाते हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है। और दुख की बात यह है कि इतना सब कुछ खुली आंखों से हम देख सकते हैं, फिर भी आज भी हमारे भारत के कई सारे ऐसे युवा है जो इनको ही बड़ा ही क्या कहे, इनकी फिल्मों को एक कल्ट क्लासिक मानना, टाइमलेस क्लासिक वगैरह इस हम्म। प्रकार की बातें करना, इनको फॉलो करते हैं।
और सीरियसली उन्हें भी लगता है कि भाई राष्ट्रवादी ही इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है, ये फांसीवादी लोग ही देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये सब कुछ देखने के बाद भी इस प्रकार का एक ब्रेन वॉश या अपने ही कल्चर के प्रति, संस्कृति के प्रति जो आत्मग्लानि की भावना है, वो बॉलीवुड ने एक इतने अंदर तक हमारे अंदर डाल दी है। अब आपने तो मैक्सिमम सिटी जो है पुस्तक, जो भी है बुक, नॉन फिक्शन बुक उसे कहा गया है, वो आपने पढ़ी है, पर मैंने तो पढ़ी नहीं है। पर उसका वर्णन यहाँ पर कैसे किया है आप देखिए। वॉशिंगटन पोस्ट का ये आर्टिकल है, मैं पढ़ रहा हूं। बट इन 2021 कश्यप सेड Netflix shared what would have been his magnum opus, an adaptation of the non-fiction book Maximum City, which explores Hindu bigotry and the extremes of hope and despair in Mumbai. अब यहाँ पर देखिए खुलकर वो क्या करें, हिंदू बिगटरी को ये दिखाते हैं, हिंदुओं की कट्टरता को इस फिल्म में एक्सप्लोर किया गया है। अब इसी जगह आप दूसरे किसी रिलीजन का नाम लेकर के ये नहीं कह सकते, आप तुरंत सांप्रदायिक हो जाएंगे, कम्युनल हो जाएंगे, आप हेट स्प्रेड करने वाले हो जाएंगे। पर जब आप ये कहते हैं कि भाई हम हिंदू बिगटरी को दिखाना चाहते हैं, हिंदू कितने कट्टर है ये दिखाना चाहते हैं, और ये भी बड़ा ही अपने आप को सेक्युलर दिखाने के लिए वो ये कह रहे हैं। कुल मिलाकर कहने का उद्देश्य ये है कि हम हिंदुओं की भावनाओं को पैरों तले नहीं कुचल पा रहे। इस कारण से ये एक मैग्नम ओपस फिल्म होने वाली थी, इसको उन्होंने शेल्व कर दिया नेटफ्लिक्स ने उस प्रोजेक्ट को। और यहाँ पर एक बात और देखने जैसी है कि जितने भी बड़े बड़े ये जो साहित्य के क्षेत्र के पुरस्कार है, विशेषतः विदेशों से दिए जाने वाले, कई सारी संस्थाएं हैं जो इससे पुरस्कार देती है। सुकीतु मेहता, मैंने उनके बारे में थोड़ा सा अभी विकिपीडिया पर वगैरह जाकर के पढ़ा, तो कई सारी विदेशी संस्थाओं ने उन्होंने बड़े बड़े पुरस्कृत किया हुआ है, पुरस्कार दिए हुए हैं। और आप देख लेना कई सारे ऐसे जो पुरस्कार जिन साहित्यकारों को मिले हुए हैं बाहर से विशेषतः, या इवन जो बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल्स भी जो बाहर होते हैं, उसमें आप देख लेना जिन फिल्मों को पुरस्कार मिले हुए हैं, जिन फिल्मों को प्रमोट किया जाता है, या रातों रात कुछ फिल्म मेकर्स देखिए ऐसा एकदम रिकॉग्निशन उनको मिल जाता है, एकदम से एक इकोसिस्टम बना हुआ है, देश में भी देश के बाहर भी, वो उन फिल्म मेकर्स को एकदम से उठा लेता है ऊपर, उनको प्रमोट कर दिया जाता है कि भाई ये तो मतलब इससे बढ़िया तो कोई फिल्म मेकर है ही नहीं, ये तो भारत का मार्टिन स्कॉर्सेज़ी है, वगैरह वगैरह। ये बातें सिस्टमैटिक वे में मीडिया के माध्यम से स्प्रेड की जाती है। तो ये कितना स्ट्रॉन्ग होल्ड है नैरेटिव पर लेफ्टिस्टों का, लिबरल्स का, इससे हमें पता चलता है। और वेस्टर्न वर्ल्ड की अगर हम बात करें, तो वहां के चाहे कंजर्वेटिव्स हो या लिबरल्स हो, वे दोनों ही हमेशा से ही हिंदू विरोधी रहे हैं। अब जो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट या वेस्टर्न कंजर्वेटिव्स हम जिनको कहते हैं, उनका तो हिंदू विरोधी होना हम समझ सकते हैं, क्योंकि भाई उनका मुख्य उद्देश्य तो कन्वर्जन को प्रमोट करना भारत में, या फिर वो तो मानते ही है कि हिंदू जो आइडल वर्शिपर्स है वो तो डेविल वर्शिपर्स वगैरह उनको कहते हैं, वर्स्ट ऑफ द क्रीचर्स। ये तो उनकी बेसिक थॉट प्रोसेस है वेस्टर्न कंजर्वेटिव्स की। तो उनका हिंदू विरोधी होना तो चलो हम समझ भी सकते हैं। पर जो लिबरल्स वेस्टर्न, जो बड़ी माइनॉरिटी के अधिकारों की बातें करते हैं, पर वे कभी भी हिंदुओं के अधिकार की बात नहीं करेंगे। वे हमेशा, आप देख लेना, चाइना हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इनके अधिकारों की बातें करते हुए ही वेस्टर्न लिबरल्स आपको देखने को मिलेंगे। आप एक सिंपल सा उदाहरण आप इससे समझ सकते हैं हम। मलाला यूसुफजई, उस पर एक कथित रूप से हमला होता है, सो कॉल्ड हमला होता है, सर में गोली लग जाती है, तुरंत उसको रातों रात उठा लिया जाता है, लंदन पहुंचाया जाता है, वहां पर वो ठीक भी हो जाती है सिर में गोली लगने के बाद में। और तुरंत एक पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है, बड़े बड़े एनजीओज, ह्यूमन राइट्स की बातें करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस, वो उसको एक हीरो के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं, अवार्ड्स की बौछार उसके ऊपर हो जाती है। तो और उसके माध्यम से दिखाने का प्रयास क्या किया जाता है कि भाई पाकिस्तान ही आतंकवाद से पीड़ित है। मलाला यूसुफजई को प्रोजेक्ट करके दिखाते क्या है कि भाई पाकिस्तान ही आतंकवाद से पीड़ित है। पर ये जो पूरा एक इकोसिस्टम जिसकी मैंने बात की, उन्हें पिछले 70 वर्षों में अनगिनत हिंदुओं का नरसंहार हुआ, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हत्या, लूट, बलात्कार के भी शिकार रहे। आज भी आए दिन हम खबरें सुनते हैं, बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को जलाया जाना, पंडालों को जलाया जाना, दुर्गा पूजा के हत्याएं वगैरह। ये मैंने भी पिछले 2-3 वर्षों में कई सारे वीडियोस बनाए हैं, आए दिन ये खबरें हम सुनते हैं। पर इस वेस्टर्न वर्ल्ड को वो बातें, जो लिबरल्स वेस्टर्न मैं कह रहा हूं, उन्हें ये कभी दिखाई नहीं देगा। वे हमेशा उनका एजेंडा चाइना और पाकिस्तान के साथ में। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि वेस्टर्न चाहे कंजर्वेटिव्स हो या लिबरल्स हो, उनमें से कोई भी हिंदुओं के साथ में तो बिल्कुल भी नहीं खड़ा है। और वे हमेशा से ही भारत को एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, और जो काम हमारे भारत के वामपंथी फिल्म मेकर्स करते आ रहे हैं उन वेस्टर्न मास्टर्स को खुश करने के लिए। तो ये अब आप एक, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था सर, आपने बंगाली हिंदुओं की बात की, तो एक तो हमारे बंगाल से सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल्स निकले हैं ना। एक तो ये जो इंटेलेक्चुअल ब्रिगेड है ये, और पर्टिकुलरली बंगाली,
इनसे बड़ा तो कोई हुआ नहीं। इन्होंने कभी किसी हिंदू की व्यथा को कहते हुए कोई फिल्म, सबकी सबसे बड़े फिल्म मेकर्स निकले, मृणाल सेन, ऋत्विक घटक, सत्यजीत रे, पाथेर पांचली, ये वो, मतलब, और उसके बाद तो लाइन लगी हुई है आज भी। और किताबों के क्षेत्र में, म्यूजिक के क्षेत्र में, अभी ममता बनर्जी के जीतने के बाद जितनी हत्याएं हुई हैं उस पर कुनकुना सेन की माँ अपर्णा सेन, ये लोग अब जीवित हैं, इनको पता है कि वहां क्या हो रहा है। इनको सर, एक स्टोरी है, अशोक कुमार नाइट्स हुआ था कलकत्ता में, सन 70 के दशक में, और उसके उस मैं जानता हूँ, एक है मेरे साथ में, मैं काम करता हूँ उनके साथ में, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट हैं श्री हीरक भट्टाचार्य जी, वो उस रात वहां मौजूद थे। तब यंग थे, जवान थे, आज की डेट में 70-75 के हैं। 2 दिन 50,000 की जनता जो है अशोक कुमार नाइट्स में, जिसमें बॉलीवुड के सबसे बड़े सिंगर्स किशोर जी, रफी और सब लोग जितने थे, तरह सब लोग वहां मौजूद थे। वामपंथियों ने 2 दिन तक नंगा नाच किया था सर, हजारों औरतों का बलात्कार किया था, फटे कपड़े मिले थे, 2-2 3-3 दिन तक लाशें मिली थी कलकत्ता में 1977 के आसपास, 75-77 की कहानी है ये। कभी आपने सुना कि ऐसी कोई घटना हुई वहां पे? नहीं। मैंने तो मतलब कभी उन सुनने में भी नहीं आया। 1989 में, 1980 में मरी झापी मसैकर हुआ है सर, 10,000 हाँ, हिंदू उसके जो बांग्लादेश से भाग के आए। किसी ने वो कहानी भी रखी सामने, और वे फिल्म समाज रखी के ये। पिछड़े वर्ग के सभी पिछड़े वर्ग के थे हिंदू वे सभी। बांग्लादेशी हिंदू थे सर, ज्योति बसु ने मरवाए, बिल्कुल, बिल्कुल, हरमत बिल्कुल, वाहिनी और कम्युनिस्टों ने ही पुलिस। कम्युनिस्टों ने ही हमला किया। और ये भी कहा जाता है कि सुंदरबन के जो बाघ जो नरभक्षी हो गए हैं, वो उसी कारण से हुए हैं कि इतने हिंदुओं की हत्या वहां पर हुई, और वहां के उन शवों को, उन प्रेतों को खा खा के सुंदरबन के बाघ नरभक्षी हो गए हैं, ये कहा जाता है। और यही यही मेन बात सर, और इसको परोसने वाला, ये कहानियों के समाज के दुख दर्द पीड़ा को जो जिसने बीड़ा उठा रखा है, वामपंथी फिल्म मेकर, जिनकी शुरुआत होती है जी, श्याम बेनेगल अंकुश से, और फिर तमस बनती 1084 की माँ बनती गोविंद निहलानी बनाते हैं, और नक्सलियों को पूरा समर्थन देते हुए बिल्कुल। आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, अब आ रही? बीच नक्सल में हल्का सा हाँ हैंग हो गया था। हाँ, हाँ, नक्सलियों को समर्थन आप कह रहे थे। नक्सलियों का समर्थन करते प्रकाश झा चक्रव्यूह तक लेके आते हैं, और वो जो आपने कई बार बताया कि भाई कॉर्पोरेट को बुरा दिखाना है। जवान फिल्म में भी एक बिजनेसमैन पैसा लेके भाग गया है, और जमीन पे गरीब जो है वो हो रहा है। जवान तो मतलब क्या प्रोपोगंडा डाला है वो, उस पर भी अभी चर्चा करेंगे। तो मैक्सिमम सिटी पर आते हैं कि अनुराग कश्यप कौन है। अनुराग कश्यप ने बॉम्बे वो बनाई थी ब्लैक फ्राइडे, शुरुआत में पहली फिल्म जब रिलीज नहीं हुई। ठीक है, हम भी कल्ट मानते थे उसको, मतलब उस समय जब फिल्में नई नई देखना शुरू थे तो मेन बॉलीवुड से उतना प्रेम नहीं था, फिल्मों के प्रति रुझान बहुत था, इंटरनेशनल सिनेमा देखने का। अनुराग कश्यप को ही मैं पढ़ता था कि ये कौन सी फिल्में देखते हैं, ये कौन सी किताबें पढ़ते हैं, तो इन्होंने किताब रिकमेंड की थी, कैचर इन द राई, वो मैंने पढ़ी, उसमें एक बड़ी अच्छी लाइन थी, और वो किताब बैन हो गई थी सर। ठीक है, वो अच्छा। बंदे ने अमेरिका में बहुत बार बैन हुई वो किताब। सिंपल सी स्टोरी, पतली सी किताब। उसमें वो लड़का कहता है कि जो पढ़े, और ये 1920 में एक छोटा सा लड़का अपने स्कूल से निकल रहा है, वो कह रहा है कि ये लोग जो किताबें लिखते हैं या पढ़ते हैं या थिएटर की या म्यूजिक की बात करते हैं ना, इनको ये पता करते करते कि ये लोग भी घटिया लोग हैं, थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। आम आदमी को समझने में थोड़ा कम समय लगता है, पर जो लोग इंटेलेक्चुअल क्लास के होते हैं वो भी घटिया होते हैं, उनको समझते समझते थोड़ा ज्यादा समय लगता है। तो ये लाइन पूरी तरह इन लोगों पर, ये बॉलीवुड फिल्म मेकर्स पर फिट होती है। अब मैं सुकेतु मेहता की मैक्सिमम सिटी से आपका एक सर कनेक्शन जोड़ूंगा। अनुपमा चोपड़ा ऑफ कोर्स आप जानते ही हैं, आप उनके बारे में जी। बताते ही रहते हैं। फिल्म कंपेनियन क्या करती है, अनुपमा चोपड़ा क्या करती हैं, किस तरीके से परोसती हैं, और भारत के सिनेमा को बाहर परोसने में अनुपमा चोपड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स। ठीक है, और बाहर के कंटेंट को भी यहाँ लाने में। सुकेतु मेहता की किताब मैक्सिमम सिटी, अनुपमा चोपड़ा के पति का झगड़ा हुआ था विधु विनोद चोपड़ा का सुकेतु मेहता के साथ बहुत तगड़ा, क्योंकि जब ये फिल्म अच्छा। बुक की रिसर्च कर रहे थे सुकेतु मेहता, तब ये मिशन कश्मीर बना रहे थे विधु विनोद चोपड़ा उस समय, और संजय दत्त के ये चल रहा था कि ये तो टेररिस्ट है और ये वो करके। तो जो किताब, जो कमरे में बैठ के जितनी बातें हुई, सुकेतु मेहता ने अपनी एज इट इज किताब में लिख दी थी। अच्छा। और उसके बाद विधु विनोद चोपड़ा ने बहुत, मतलब कस के इनको रगेदा था कि तुमने वो सारी बातें क्यों लिखी जो प्राइवेट स्पेस में हो रही थी। हम्म। दूसरा सर, सीक्रेट गेम्स बनाई थी अनुराग कश्यप ने, नेटफ्लिक्स की पहली हिंदी सीरीज। उसके लेखक हैं विक्रम चंद्रा। वो पता है अनुपमा चोपड़ा हम्म। के कौन है सर?
भाई है। नहीं। अरे अनुपमा चोपड़ा अच्छा। से पहले अनुपमा चंद्रा थी। इनकी एक और अच्छा। बहन है, दुश्मन फिल्म की मेकर तनुजा चंद्रा। दुश्मन, अच्छा। संघर्ष, ये जितनी फिल्में बनी है ना, जिसमें उनको, आशुतोष राणा को वो एक हिंदू तांत्रिक दिखाया गया है, और हम्म। वो कॉपी थी साइलेंस ऑफ द लैम्स की। आप सोचे सर, ये लोग कहाँ से, ये पूरा एक एक है, ये सब एक है। एक और हमेशा सुकेतु से बना मेहता की हुआ एक मैक्स, इकोसिस्टम। आज पुराना है, तगड़ा पुराना है। हम्म अभी मेरी किसी से बात हो रही थी, तो ये हुआ कि विधु विनोद चौड़े ने 12th फेल बनाई ना अभी। हम्म। ये वो आदमी है जिसने 1989 में कश्मीरी हिंदुओं पे हुए हमले को 9 साल के अंदर डाइल्यूट करने की कोशिश की अपनी फिल्म मिशन कश्मीर के माध्यम से। बिल्कुल। जी, तो मैं, ये आप जो कहते हैं सर वामपंथी, और ये दोष सर हिंदुओं का है। जो हमारे हिंदू इंटेलेक्चुअल ब्रिगेड है ना, जिनको अपने आप को बेचने में, अपनी आत्मा बेचने में, जो अभी आप कह रहे थे कि ये विदेशी फिल्मों, अनुराग कश्यप कौन है? ही हैज सोल्ड हिज सोल टू नेटफ्लिक्स, अमेजॉन। नेटफ्लिक्स अमेजॉन की जितनी सीरीज बन रही है, तो मैं आपसे इस पे और डिटेल में जानना चाहूंगा सर, थोड़ा सा कि आपने जितनी बात बताई कि ये नेटफ्लिक्स, हाँ, आपने ये भी बताया था कि नेटफ्लिक्स अमेजॉन क्या कर रहा है। मैं अपने दर्शकों को आपके माध्यम से, मतलब, आप अगर हमें, हमारे दर्शकों को समृद्ध कर सकें कि नेटफ्लिक्स अमेजॉन पर्टिकुलरली, प्राइम वीडियो क्या करना चाहता है भारत में, भारत की जनता के साथ, सर प्रतीक जी। अब थोड़ा सा मैंने कुछ कंटेंट अगर हम्म, आपको बताऊं, नेटफ्लिक्स इंडिया ने भारत में आने के बाद में हम्म, कैसी कैसी सीरीज बनाई है, तो सबसे पहले तो सेक्रेड गेम्स का आपने उदाहरण दिया। एक बहुत ही बायस्ड और क्लियरली जिस प्रकार से एक हिंदू घृणा भी हम वहां पर देख सकते हैं। और सेकंड सीजन में तो उसकी सारी हदें ही उन्होंने पार कर दी। हमारी गुरु शिष्य परंपरा को उन्होंने जिस प्रकार से दिखाया, बहुत ही ज्यादा घिनौना हम उसको कह सकते हैं। सेक्रेड गेम्स के बाद में आप लैला का उदाहरण लीजिए, मतलब वो तो अब तक की भारत के इतिहास की बनी हुई सबसे ज्यादा एक हिंदू घृणा से भरी हुई सीरीज हम उसको कह सकते हैं। एक कथित हिंदू टोटलिटेरियन गवर्नमेंट वो दिखा रहे हैं, डिस्टोपियन फ्यूचर, जहां पर जो उच्च वर्ग के हिंदू है उन्होंने देश पर कंट्रोल पूरा प्राप्त कर लिया है, फांसीवादी हिंदू सरकार है, और जितनी भी माइनॉरिटीज है उनको साइड कर दिया है, दीवार बनाकर उनको बिल्कुल गरीबी में छोड़ दिया है, और सारी संपत्ति पर, साधन संपत्ति पर हिंदुओं ने कब्जा कर लिया है, वगैरह वगैरह। वो वहां पर और भी बहुत सारी बातें थी। मतलब लैला में तो इतना उन्होंने जहर परोसा है कि उसका उसकी कोई सीमा ही नहीं है। मैंने उस पर 3-4 वीडियोस उस समय भी, 6 वर्ष, 6 या 7 वर्ष, 6 वर्ष हो गए शायद, उस समय मैंने उस 2-3 वीडियोस उसमें बनाए थे, और आकाश बैनर्जी को भी मैंने उत्तर दिया था। बड़ा प्रमोट किया था आकाश बैनर्जी ने उस समय। तो चलिए, वो एक लैला, उसके बाद में घुल, सेम थीम आधारित। भारतीय सेना ने एक मिलिट्री गवर्नमेंट भारत में आ गई है और वे मुस्लिम्स पर अत्याचार कर रहे हैं। उनको उनकी रिलीजियस बुक भी पढ़ने नहीं दी जा रही, कहीं पर भी वो दिख रहे हैं तो उन पर मिलिट्री तुरंत हमला कर रही है, मार रही है, खत्म कर रही है, जेनोसाइड कर रही है। इस प्रकार का चित्रण वो उन्होंने किया है घुल में। और बाकी तो भाई पूरी लंबी कहानी है, लिस्ट बनी हुई है। बेताल सीरीज, नक्सलियों को ग्लोरीफाई करना, शाहरुख खान की रेड चिलीज के द्वारा उसको प्रोड्यूस किया गया है। अभी थोड़ी देर पहले हम नक्सलियों की बात कर रहे थे। उसके बाद में अभी कुछ महीने पहले ही राणा नायडू राम की सीरीज आई, अमेरिकन रे डोनोवन नाम की सीरीज का वो रीमेक है। अब वहां पर एक पादरी का कैरेक्टर है जो बच्चों का बलात्कार करता है, चाइल्ड अब्यूज का करते हुए उसको दिखाया है। अब देखिए, अमेरिकन चर्चेस में ऐसी घटनाएं ढेरों मिल जाएंगी, अनगिनत घटनाएं मिल जाएंगी। मैंने अपने राणा नायडू के रिव्यू में उन सारी घटनाओं को लिस्ट बताई हुई है, कोई भी जाकर मेरा राणा नायडू का रिव्यू देख सकते हैं। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में चर्चेस में ऐसी घटनाएं होना बहुत ही ज्यादा, मतलब कई सारी घटनाओं की लिस्ट हमें वहां पर मिल जाती, तब जाकर उन्होंने रे डोनोवन में एक वो पात्र ऐसा हम्म, दिखाया था। अब भारत में कहीं पर भी किसी हिंदू साधु का एक सिंगल उदाहरण भी नहीं देखने को मिलेगा इस प्रकार से चाइल्ड अब्यूज या आश्रम में या मंदिर में ऐसा हो रहा हो, पर फिर भी राणा नायडू में उन्होंने वही बात तथाकथित रूप से वो अडेप्ट कर रहे थे ना, तो वो दिखा रहे हम्म, हैं। अब ये जब अडेप्ट करते हैं, रीमेक करते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो चेंजेस नहीं कर सकते थे, बिल्कुल करते हैं। कई बार हम रीमेक में देखते हैं ओरिजिनल फिल्म के को लेकर वो पूरा अपने ढांचे में ढाल कर वो बनाते हैं, तो यहाँ पर भी चेंज कर सकते थे, पर वो नहीं किया। वो बराबर उन्होंने हिंदू पुजारी को यहाँ पर वो दिखाया। तो ये राणा नायडू हो दूसरे किसी गई। धर्म पे नहीं गए सर, बिल्कुल मजहब नहीं पे नहीं गए, जाएंगे। बाकी जहाँ जहां की पर वो, घटनाएं असल में होती हैं। हाँ बिल्कुल वो नहीं जाएंगे वहां पर। उसके बाद में
कोहरा और ये बाकी सेक्सुअल लिबरेशन को प्रमोट करने वाला तो इतना कंटेंट है ना, तो उसके तो कोई हर एक कंटेंट में वही बातें हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को जस्टिफाई करना, हिंदू परिवारों को किस प्रकार से तोड़ना है, बाकी जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा, वो सब बातें। प्राइम वीडियोस का कंटेंट भी इससे कुछ अलग नहीं है। अभी कुछ महीने पहले ही सोनाक्षी सिन्हा की दहाड़ सीरीज आई थी, उसमें भी जो लव जिहाद के क्राइम से उनको व्हाइट वॉश करने का प्रयास किया है, हिंदू परिवारों को तोड़ना वगैरह, हर प्रकार का प्रोपेगेंडा वहां देखने को मिल जाएगा। जो तो दहाड़ हो, तांडव हो, पाताल लोक हो, मेड इन हेवन हो, एक से बढ़कर एक प्रोपेगेंडा प्राइम वीडियोस फोर पर भी मोर देखने को मिल शॉट्स। जाएगा। फोर मोर शॉट्स प्लीज। हालांकि वो तो इतनी वाहियात है कि इवन लिबरल्स और वोक्स भी उसको डिफेंड नहीं कर पाते। उसका पर हाँ, ट्रेलर भी वो नहीं भी झेला है, जाता। नहीं हाँ। झेला जाता। और बाकी सबसे एक बड़ी ही चतुराई से प्रोपेगेंडा जिसमें उन्होंने स्प्रेड किया है वो है द फैमिली मैन का सीजन 1। एक सामान्य हम्म, व्यक्ति जब उसको देखेगा ना, तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि किस प्रकार से वो क्या बातें हमारे दिमाग में इंजेक्ट कर रहे हैं। पहला सीजन द फैमिली मैन का बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक था, बहुत ज्यादा। हम्म, उसमें चाहे हम्म, कश्मीर के पत्थरबाजों को जस्टिफाई करना हो या आतंकवादियों को एक उनको सिंपथाइज करना, उनको जस्टिफिकेशन देना, हर प्रकार का प्रोपेगेंडा उसके सीजन 1 में था। तो इतना सारा कंटेंट बनाने के बाद में भी अब ये लोग ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी वेस्टर्न वर्ल्ड, वॉशिंगटन पोस्ट पर जाकर के, कि भाई भारत में हम पर अत्याचार हो रहे हैं, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, या हम जैसा चाहते हैं वैसा कंटेंट बनाने नहीं दिया जा रहा, जबकि इनका सारा का सारा कंटेंट एक से बढ़कर एक प्रोपेगेंडा से भरा हुआ है। मतलब आप देखिए, वामपंथी विक्टिम कार्ड खेलने में अपने नरेटिव पर कितना स्ट्रांग होल्ड है उनका। हमेशा से, जैसे कि आपने कहा, शुरुआत से ही लेकर के आज तक पूरे के पूरे आर्ट एंड लिटरेचर के क्षेत्र पर, कला और साहित्य के क्षेत्र पर वामपंथियों का हमेशा से कब्जा रहा है। बड़े बड़े साहित्य सम्मेलन ले लीजिए, फिल्म फेस्टिवल्स ले लीजिए, हर जगह पर इनका कंट्रोल रहा है। हम्म। और अभी भी 2014 के बाद में भी इन्होंने अपने आप में कोई बदलाव नहीं किया। ऐसा नहीं कि राष्ट्रवादी सरकार है तो उन्होंने इस इंडस्ट्री पर कोई बहुत अत्याचार किए, कहीं पर भी कोई अत्याचार नहीं है, पर फिर भी ये अपने आप को विक्टिम दिखा रहे हैं। हालांकि सही मायने में जो थोड़ा भी कहीं पर राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ अगर कोई फिल्म मेकर होता है, राइटर होता है, तो उसको ये इंडस्ट्री साइड करती है, उसके प्रोजेक्ट्स को उसको फंडिंग नहीं मिलती है, उसको कहीं पर भी जगह नहीं बिल्कुल। मिलती है। तो सही मायने में अत्याचार किसी के साथ हो रहा है तो वो तो नेशनलिस्ट फिल्म मेकर्स के साथ में हो रहा है। पर वो ना अपनी आवाज रख पाते हैं, ना ही इस प्रकार से विक्टिम कार्ड खेल पाते हैं। और अगर विक्टिम कार्ड खेलना भी चाहे राष्ट्रवादी विचारधारा को कोई व्यक्ति, तो उनको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा भी नहीं। तो वॉशिंगटन पोस्ट हम्म, या ऐसा कोई हम्म, कोई प्लेटफॉर्म उनको जगह भी नहीं देगा। पर यहाँ पर सारा का सारा कंट्रोल आज भी इन्हीं वामपंथियों के हाथ में है। फिर भी ये लोग इस प्रकार से विश्व के सामने दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत में हम पर अत्याचार हो रहे हैं और मोदी हमारा गला घोट रहे हैं। हालांकि अभी भी थिएटर में रिलीज होने वाला कंटेंट हो, ओटीटी पर आने वाला कंटेंट हो, आप धड़ल्ले से देख लीजिए, हर महीने हर महीने अभी भी ये जो चाहे वो बना रहे हैं, अपने प्रोपेगेंडा कंटेंट को ही फंड कर रहे हैं। और इवन पिछले 1 वर्षों में जो इन्होंने कुछ जबरदस्ती की हिट फिल्में इनकी दिखाई, उनको जबरदस्ती का हिट दिखाने के लिए इन्होंने क्या-क्या हथकंडे नहीं अपनाए, मतलब उसकी तो कोई जवान सीमा ही पठान। नहीं है। हाँ, जवान पठान पठान की जवान। मैं बात कर रहा हूँ। उस समय तो जी। मैंने तो कई बार उस पर चर्चा की हुई हम्म, है। और दूसरी बात, मैंने जो उस समय ऑब्जर्व किया, मैं हम्म, कोई किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, पर मैं जो ऑब्जर्व किया, जो भी मुझे कुछ ऐसे गालियां दे रहे थे या डेथ डेथ थ्रेट्स, रेप थ्रेट्स, बहुत सारी बातें, मेरी छोटी बच्ची के बारे में भी हम्म, इतने कमेंट्स आए, वो कोई हम्म, दो दो 100-200 नहीं भाई, हजारों कमेंट्स, वो पूरी लाइन से वो इस प्रकार से एक सिस्टमैटिक वे में टारगेट किया गया था। और मैंने ज्यादातर देखा उन अकाउंट्स पर, मैं जाता था, देख रहा हूँ कि उनकी सब्सक्रिप्शन लिस्ट में मुख्यतः ध्रुव राठी दिखाई देगा, या हम्म। और भी कुछ ऐसे एक सिस्टमैटिक वे में दिखता है। वो तो ये उनके कहाँ बॉट्स से हैं। ये पूरा बॉट्स नहीं, मतलब बॉट्स वो है, उनकी टीम के काम करने वाले हैं। बॉट्स तो मतलब हो गया आपका कि ये असली लोग हैं, लेकिन ये उसी विचारधारा वाले हैं। तो ये सिस्टमैटिक वे में इस प्रकार से अभी भी कैसे नैरेटिव पर कंट्रोल है। और फिर भी ये इंडस्ट्री, अब वो डायरेक्टली जो इंडस्ट्री के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है वो शायद कुछ बोल नहीं पा रहे होंगे, इस कारण से ऐसे आर्टिकल्स के माध्यम से शायद वो अपनी बातें सामने रख रहे होंगे। क्योंकि 3 वर्षों से हम विशेषता अगर देखें ना, 2.5-3 वर्षों से, तो इंडस्ट्री के बड़े बड़े जो एक्टर्स वगैरह हम जिनको कहते हैं ना, उन्होंने, आप देख लेना, साइलेंट हो गए हैं, चुप हो गए हैं, वो ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे। नहीं तो 2.5-3 वर्ष पहले तक आप देख लीजिए, खुलकर इनका एक्टिविज्म चल रहा था। कब 19 तक? से जब पहले तक, बहुत कायदे से। हाँ, जो सीए विरोध के नाम पर जब देश को जलाया गया, तब तक इनका सारा एक्टिविज्म खुलकर चल रहा था। उस समय तो इंडस्ट्री के लगभग सभी के सभी, शायद ही कोई इक्का दुक्का छूटा होगा, सभी के सभी देश जलाने वालों के साथ में खड़े थे, ट्वीट्स कर रहे थे, पुलिस को टारगेट कर रहे थे, बट जो भी सर प्रोपेगेंडा, और सभी के सभी।
जी। प्रतीक भाई मौके पे खड़े थे। वरुण ग्रोवर जैसा आदमी जो इसी सिस्टम से निकला है, अनुराग कश्यप गैंग से ही निकला है, ये शाहीन बाग में जाके क्या कविता पाठ कर रहा था, हम कागज नहीं दिखाएंगे। और बिल्कुल। इनका एक और साथी है, कौन शर्मा नाम है, मैं ध्यान, पुलकित शर्मा है कुछ ऐसे ही था, वो भी अपने आप को कवि कहकर वो शाहीन बाग में खड़ा होके उसकी कविता सुनिए सर, तू कौन है बे। उसकी बड़ी फेमस और कविता संदीप, हुई कि वो हाँ, सरकार से और पूछ रहा है तुम कौन हो बे। ये और ये संदीप जी, मानसिकता। मानसिकता, और देखिए ये पुलकित शर्मा या जो हम्म वरुण ग्रोवर, अनुभव सिन्हा, हम्म अनुराग कश्यप, स्वरा भास्कर, इनको छोड़ दीजिए, ये तो हम्म इंडस्ट्री में वैसे भी अभी इनकी कोई जगह नहीं रही है। पर आप हम्म उस समय देख लीजिए, आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, मनोज वाजपेयी, जावेद अख्तर और जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स आप इंडस्ट्री में जिसका भी नाम आपको याद आ रहा हो, शायद ही कोई इक्का दुक्का छूटा होगा, जब दिल्ली पुलिस ने उन सो कॉल्ड स्टूडेंट्स पर दिल्ली में कार्रवाई की, उसके बाद में ट्विटर पर रातों रात सिस्टमैटिक वे में एक के बाद एक, उसमें विकी कौशल का भी था, जितने भी बड़े बड़े मेन स्ट्रीम हम्म एक्टर्स जिनको हम्म युवा फॉलो करते हैं, ये स्वरा भास्कर वगैरह, हम्म उनको युवा भी आजकल लिबरल्स भी कुछ उनको सीरियसली हम्म, नहीं लेते। मैं मेन स्ट्रीम एक्टर्स की बात कर रहा हूं, वो लोग भी दिल्ली पुलिस राइट, को टारगेट सही। कर रहे थे। वो सारे ट्वीट्स उनके मैंने दिखाए हुए हैं, उस समय भी मैंने वीडियोस बनाकर उस समय दिखाए थे। तो ये 3 वर्ष पहले तक इनका खुलकर एक्टिविज्म चल रहा था, मैं ये कह रहा हूं। पर अब पिछले, हम्म उसके बाद में जब देश की जनता ने इनका असली चेहरा देखा ना, कि भाई जब देश इतने बड़े संकट में था, देश को जलाया जा रहा था, पूरे देश भर में पुलिस पर जो हमले हो रहे थे, सार्वजनिक संपत्ति को जो जलाया जा रहा था, जो कुछ भी हुआ वो देश ने अपनी खुली आंखों से देखा। और उस समय बॉलीवुड किस साइड खड़ा था ये भी लोगों ने देखा। तो तब लोगों की जाकर के आंखें खुली। और उसके बिल्कुल बाद जब बिल्कुल बॉक्स सही कह ऑफिस रहे पर उसका परिणाम उनको देखना शुरू हुआ ना पिछले 2 ढाई वर्षों में, हैं। उसके बाद ये साइलेंट हुए हैं, उसके बाद ये चुप हुए हैं। और उसके बाद आप देख लेना, फिर अभी करवा चौथ के फोटो भी डाल रहे हैं, जिस करवा चौथ हम्म, को ये बड़ा पेट्रियार्कल बताते थे ना, अभी आप देख हाँ लेना पिछले हाँ 2 वर्षों से इनके मेन स्ट्रीम बॉलीवुड के जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस है, ये अभी करवा चौथ की भी फोटोज डाल रहे हैं। ये हम्म, ढोंग और दिखावा, ये दिख रहा है लोगों को सब, पर ये बोलने की आवश्यकता है, क्योंकि इनका पीआर इतना बिल्कुल। स्ट्रांग है कि जो दशकों से हिंदू घृणा स्प्रेड करते आ रहे थे, हिंदू त्योहारों पर अपना एक्टिविज्म चलाते आ रहे थे, आज वो करवा चौथ के फोटो डालकर अपने आप को हिंदू संस्कृति को फॉलो करने वाला दिखा रहे हैं। पर इनका असली चेहरा क्या है, वो बार बार जनता को, लोगों को याद दिलाने की, उनको स्मरण कराते रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मतलब आपने जो 2-3 बातें रखी कि जो मेन स्ट्रीम एक्टर्स हैं, उनका भी उस कोऑर्डिनेटेड, मतलब उस शाहीन बाग के प्रक्रिया में कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था। जैसे आपने कहा हम्म। कि शाहीन बाग के समय दिखा, एक छोटी-सी बात, एक नाम बड़ा अभी आ रहा है, अरविंद केजरीवाल का एक आदमी पकड़ाया है दिल्ली लिकर स्कैम में, नाम है विजय नायर, ठीक है? हम्म। उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? वो मुंबई में एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाता है और टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाता है, उसका नाम है ओनली मच लाउडर, ओएमएल। वो ओएमएल किसको-किसको किसका-किसका टैलेंट मैनेज करती है? वरुण ग्रोवर का और तन्मय भट्ट का, जो जितने आपके स्टैंड अप कॉमेडी, रोहन जोशी और ये जितने आपके एआईबी वाले थे, और इस आप वो पूरी लिस्ट है, वेबसाइट से उस बंदे का नाम गायब है विजय नायर का, पर ये लोग अभी भी हैं, ये टैलेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। और इसीलिए आपको स्टैंड अप की दुनिया में और इस प्रकार की दुनिया में, लिरिक्स की दुनिया में सिर्फ वो लोग दिखेंगे जो इनके द्वारा प्रमोट किए जाते हैं। आपने कहा कि ट्वीट किया इन लोगों ने, हम्म। सबका मैनेजमेंट एक पीआर एजेंसी करती है। पीआर एजेंसी ही इनको नाच नचाती है। ये बंदर हैं सारे के सारे, जितने आप मेन स्ट्रीम एक्टर की बात कर रहे हैं, सब बंदर हैं। ये वही बोलते हैं जो पीआर एजेंसी इनको बोलती है, चाहे इंटरव्यू में, चाहे फिल्मों में, चाहे ट्वीट के माध्यम से। हर चीज पेड है और ये हर चीज करने का पैसा लेते हैं। इनको पता है कि एक्टर की शेल्फ लाइफ बहुत छोटी होती है हम्म। और पीआर एजेंसी उसकी मालिक है। जिस एजेंसी के ये अंदर अपने इनके टैलेंट, इनका सारा काम वही लेके आते हैं, ब्रांड कौन सा करना है, पैसा कहाँ से आना है, ये सब मैनेज वही करते हैं। और इसीलिए जब वो कहते हैं कि अब हमको बाहर से पैसा मिल गया है, अब आपको इस विषय पर बोलना है, तब ये बोलते हैं। ये सब बंदर है। बिल्कुल। अभी आप हम्म। पैसा फेंक दीजिए, आपके लिए भी बोलेंगे। इनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है। इनको ये पता है कि लेफ्ट इकोसिस्टम में हमारा सर्वाइवल है, क्योंकि अभी पूरी तरह अमेरिका से फंडेड है। जो हम्म। नेट आपने एकदम सही कहा कि भाई 14 के बाद आपको तो मौका मिला अपनी फिल्में बनाने का। जो नेटफ्लिक्स की आपने सीरीज और उसकी घटनाएं और उसका घटियापन दिखाया, वो पहले किसी फिल्म में उतना घटिया फिल्में भी नहीं बनती थी। पर नेटफ्लिक्स, अमेजोन ने इनको खुला हाथ दिया, खुला पैसा दिया कि जाओ भाई बनाओ। एक एक फिल्म बनाने में 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ बनाने में इतना खर्च, इतना प्रोड्यूसर्स की आते बाहर आ जाती हैं। इनको बिल्कुल। सैकड़ों करोड़ रुपए मिल रहे हैं एक सीरीज बनाने के, जो नेटफ्लिक्स पे रिलीज होगी या प्राइम पे रिलीज होगी, जिसका रेवेन्यू भी कुछ नहीं है। तो हु इज बिल्कुल। बर्निंग देयर मनी?
मिर्जापुर जैसा आपने प्राइम की बात की, मिर्जापुर बनाया, मिर्जापुर में क्या दिखाया है? एक ससुर है, हिंदू ससुर है, वो बहू के साथ या बहू मतलब क्या, और ये किसको दिखा रहे हो? शहरों के लिए नहीं था ये टायर 3 टायर 4 सिटीज में, बिल्कुल। कस्बों में प्राइम वीडियो को घुसाने का था कि हम एक आंचलिक फिल्म बनाएंगे, लेकिन काम वही करेंगे। आपने जो क्रिश्चियंस की वहां मिशनरी वहां की बात की कि जो सीरीज का नाम आपने लिया कि राना नायडू, राना राना नायडू। नायडू, हाँ, स्पॉटलाइट नाम की मूवी बनी। स्पॉटलाइट नाम की मूवी हाँ, असली कहानी पर है, जिसमें आपने भी एक बार उसका जिक्र किया था, मुझे ध्यान है। बिल्कुल, उसने बताया कि चर्चों में क्या हो रहा था, कितने बच्चों का अब्यूज हो रहा था, और कितनी बार पोप ने आके माफी मांगी है। बिल्कुल, लेकिन चर्च पे अगर आप कोई बनाएंगे, जैसे एक फिल्म बनी थी सिंस, शाइनी आहूजा उसके एक्टर थे, बिल्कुल, नए नए बैन हीरो कर दिया था उभर रहे उसको। थे। शाइनी आहूजा का करियर बर्बाद कर दिया सर, रेप का हुँ, आरोप लगाया, वही चीज जो वही इन्होंने, चीज़, जो इनका हथियार है कि कोई औरत आके आप पे रेप का आरोप लगा दी, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दे, और इन्होंने हर जगह इस्तेमाल किया है सेम हर सेम जगह हथियार। पर मिशनरी सेम के खिलाफ आप नहीं, आप एक दो बार इस्लाम और आत मस्जिदों आत के और मल्लों के बिल्कुल, खिलाफ आप अजमेर 92 की बात कर सकते हैं, पर आप चर्च के बारे में कुछ नहीं कह सकते। नहीं चर्च का बोल सकते। इकोसिस्टम कोर्ट तक बहुत स्ट्रॉन्ग है, मौजूद है, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको निपटा देगा कोर्ट्स के माध्यम से। तो वहां तो अभी अभी इसीलिए कोई नाम नहीं लेता। लव जिहाद शब्द भी इसलिए आया क्योंकि चर्च परेशान हो गया था केरल का, क्योंकि हुँ, क्रिश्चियन हुँ, लड़कियां उठाई जाने वाली थी। तो ये जो क्रूसेड यूरोप में भी होगा और जो हुआ है, वो केरल में चालू हो गया है, इस वजह से तकलीफ हुई, और इस वजह से हाई कोर्ट ने, केरल के हाई कोर्ट ने लव जिहाद नाम का, लव इज अ इंग्लिश वर्ड, जिहाद इज अ उर्दू वर्ड, हिंदुओं हिंदी हिंदू से मतलब नहीं था। खैर, बिल्कुल। तो आप आपने, और ये आपकी बात एकदम सही है कि ये बात लगातार और बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पे की जाने वाली बात है। इसका अभी विस्तार हुँ, होना बहुत जरूरी है। मैं अपने दोस्तों को जानता हूँ, उनको हवा नहीं है कि क्या बोलते कि उनको हवा नहीं है। उनको लगता है दिस इज नॉर्मल, ये तो ठीक है। हुँ। इतना सटल, इतना महीन परोसते हैं ये लोग एजेंडा, कि अगर मैं कहूँ कि हर फिल्म में एजेंडा, तो कहेंगे तुमको ज्यादा दिख रहा है। मैंने कहा मेरी बात पहले, बात तो गलत साबित करो, जो मैं कह रहा हूँ वो नहीं है क्या? और देखिए आपने लव मिशनरियों के स्टोरीज परोस पर। जी, जी। सर आज एनिमल, प्रतीक भाई, आज एनिमल का ट्रेलर आया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने हुँ, देखा। हुँ, बेटा बाप को गाली दे रहा है। हुँ, आजकल ये नया कंसेप्ट है, परिवार तोड़ने का नया कंसेप्ट है कि हर बच्चा अपने माता पिता को गाली दे सकता है, और नॉर्म और इज्जत से तो बात करेगा ही नहीं। ये सारे स्टैंड अप कॉमेडीज में, हर स्टैंड अप कॉमेडीज में एवरी स्टैंड अप कॉमेडियन इज डूइंग दिस, कि मेरा बाप ये, मेरी माँ वो, मेरा ये, मेरा वो, तमीज से बात नहीं करनी। तो ये क्या होता है, आम जनता को लगता है कि जैसे इन्होंने किया था ना पहले दीवार फिल्म में, कि मैं भगवान को गाली दे सकता हूँ, हुँ। अब ये माँ बाप को गाली दे सकते हैं। ये नॉर्मलाइज कर दिया गया है। तो देखिए ये हो। हम्म, एनिमल की तो थीम अभी वो फ़िल्म रिलीज़ होने के हम्म, बाद में पता चलेगा। वैसे वहाँ पर रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर है वो पिता को खुश करना चाहता है, या पिता की नज़रों में वो जो एक जो निराशा वो देख रहा है उसको बदलना, पता नहीं उसकी थीम क्या होगी, वो बाद में हम देखेंगे। पर देखिए आपने जो परिवार तोड़ने की बात की ना, वो तो मतलब मेन स्ट्रीम में टीनेज ड्रामास जितने जितने भी है आप उठाकर देख लीजिए, हर जगह पर जिस प्रकार से वो परिवार तोड़ने का मैसेज दे रहे हैं। और विशेषतः उसमें कई लोग मैं देखता हूँ कि एकता कपूर के कंटेंट का नाम लेते हैं, पर देखिए वो कंटेंट मुझे उतना डेंजरस नहीं लगता, क्योंकि वो है ही बी ग्रेड थर्ड क्लास कंटेंट। उसको इंडस्ट्री भी हम्म, सीरियसली नहीं लेती, इवन लिबरल्स और वोक्स हम्म। भी उससे एम्बेरस फील करते हैं। वो इतना घटिया थर्ड आप क्लास उनके कंटेंट है, पता है। ऐप की बात कर रहे हैं, ऑल्ट बालाजी ऐप की बात कर रहे हैं? अल्ट बालाजी हो, या इवन जो उनका गंदी बात जैसी सीरीज हो, या वो हाँ कुछ हाँ। उनकी कुछ सीरियल्स वगैरह भी जो हम्म, आती है, भाई वो इतना हम्म, थर्ड क्लास कंटेंट है कि उसके कारण परिवार, मतलब कोई बच्चा अपने पिता के विरुद्ध, परिवार के विरुद्ध, हम्म, घर के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध विद्रोह करने की जो भावना है, वो अल्ट बालाजी का कंटेंट देखकर नहीं जगेगी उसके अंदर, हम्म, क्योंकि वो इतना घटिया हम्म, है। सबसे भयानक कंटेंट कहां पर आता है पता है? जब एक बच्चे के सुसाइड को रोमेटिसाइज करके, या फिर उसके डिप्रेशन एंजाइटी जैसी बातों को रोमेटिसाइज करके, जब आपको परिवार के विरुद्ध भड़काया जाता है कि भाई पेरेंट्स आपके सपनों को कुचलने वाले हैं, वो आपके सबसे हम्म, बड़े दुष्शत्रु है, वो आपके सबसे बड़े हम्म, दुश्मन है, और उनके विरुद्ध आपको विद्रोह करना है। ऐसा हम्म, कंटेंट सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। अब जैसे कि बिल्कुल सही। स्वरा भास्कर की रसभरी जैसी सीरीज आई थी, या फिर नेटफ्लिक्स पर एक भाग बिन्नी भाग जैसी स्वरा भास्कर की सीरीज थी, एकदम थर्ड क्लास कंटेंट है वो, वही वोक माइंडसेट वाला, पर बहुत ही बी ग्रेड टाइप कंटेंट।
वो उतना डेंजरस नहीं। डेंजरस कौन सा कंटेंट है पता है? एक पावा कड़ईगल नाम की तमिल सीरीज है नेटफ्लिक्स पर, कभी भी आप उसे देखना। इतनी स्मार्टली उन्होंने, मतलब कोई राष्ट्र, एक ट्रेडिशनल फैमिली से आने वाला बंदा भी उस सीरीज को देखेगा ना, उसको घिन हो जाएगी परिवार शब्द से ही, पेरेंट्स इस वर्ड से उसको घिन हो जाएगी। जिस प्रकार से उसमें जो एक ऑनर किलिंग की घटना को लेकर, चार उसमें कहानियां हैं, अलग अलग है, पर आपको घिन हो जाएगी समाज से, परिवार से, पेरेंट्स से। वो इस प्रकार का जो कंटेंट जो बहुत स्मार्टली मैनिपुलेट करता है हमारे थॉट्स को, या इवन OMG 2 जैसा कंटेंट जिसमें, हुँ, तो वो मुझे राइट। ज्यादा डेंजरस लगता है। बाकी बी ग्रेड कंटेंट, उसको तो भाई वो हुँ। लिबरल्स और वोक्स भी उससे एम्बेरस फील करते हैं। आपकी बात सही है सर, और जैसे ये OMG 2 का आपने नाम लिया, और ऑफ कोर्स हम्म। मतलब अब मैं क्या बोलूँ, मैं पंकज त्रिपाठी जी को एक के रूप में, उनको एक ऐसा आदमी मिल गया है जो उनकी कहानियों को कस्बों तक, गाँव तक हम्म। लेकर जा हम्म। सकता है। पंकज त्रिपाठी अब वो व्हीकल हैं, और वो ऑफ कोर्स और वो स्वयं कह अब फ़िल्म के प्रमोशन में, इंटरव्यू में कहते हैं कि मुझे कहानी ज़रूरी लगी। हम्म। और जहाँ अभी बात हम लोग की शुरुआत हुई थी अनुराग कश्यप से, अनुराग कश्यप का उसकी बेटी के साथ इंटरव्यू है सर, 16 साल की बेटी है, 15-16 साल की बेटी है, जिसको उन्होंने पहली पत्नी के साथ में छोड़ दिया था, फिर दूसरी कर ली, तीसरी कर ली। जब बच्चे बड़े हुए तब उनको जो है उठा के अपनी फ़िल्म डायरेक्शन करेंगी बेटी, न्यूयॉर्क फ़िल्म अकेडमी से पढ़ रहे हैं, जो भी है व्हाटएवर। आधे घंटे का इंटरव्यू है सिर्फ और सिर्फ, मतलब सेक्स सोचिए की एक बात है। बाप अपनी 15-16 साल की बेटी के साथ बात कर रहा है, और मेरे आपके कान से खून निकल जाएगा कि ये क्या हो रहा है। वही अमिताभ सारे बच्चन वोक के थॉट्स बाप अगर की जिंदा होंगे, उनकी माँ जिंदा होंगी, तो वो 4 लात मारेंगे अनुराग कश्यप कि तुम हमारी बिटिया के साथ, पोती के साथ क्या बात कर रहे हो? तुमको वही। मतलब वो जलालत फील होगी ऐसे बेटे पर सर, जो घटियापन का, भाई तुम अपनी फिल्मों से चलो, तुम अपने परिवार के माध्यम से परोस रहे हो। ये सब नचाए जा रहे हैं, और ये नाचने को और देखिए एक हमारे इसके जान। पीछे का, हाँ, इसके पीछे का मुख्य जी प्लीज। कारण हमें समझना समझना होगा। देखिए आज मैं कई सारे जो युवा है, मेरे चैनल से तो ज्यादातर युवा ही जुड़े हुए हैं, जिनको हम्म। हम्म। राष्ट्रवाद से, पॉलिटिक्स से कोई लेना देना हम्म। नहीं है। ज्यादातर अधिकतर हम्म। ऐसी ऑडियंस मेरे चैनल के साथ में जुड़ी हुई है, और मैं उनके विचार पढ़ता हम्म। रहता हूँ। और इवन हम्म। कुछ एलिट माइंडसेट के क्रिटिक्स वगैरह भी है। हम्म। वो हमेशा अपने हम्म। रिव्यूज में एक बात कहते हैं, या ऐसे बच्चे जो युवा थोड़ा है वोक माइंडसेट वाले, हम्म। वो एक बात कहते हैं हम्म। कि भाई, क्या लड़की केवल शादी करके घर बसाने के लिए है? क्या उसके कोई ड्रीम्स नहीं होते? उसको क्या अपने ड्रीम्स को फॉलो करने का अधिकार नहीं है? ये बातें आप देख लेना, हमेशा जब इनको महिलाओं को टारगेट करना होता है तो ये बात वो हमेशा कहेंगे। एक सिंपल सी बात है, लड़की शादी करके घर बसानी, भाई उस वो अकेली तो शादी नहीं करने वाली ना, पुरुष भी उसके साथ में ही होता है। और ड्रीम्स क्या होते हैं भाई? एक व्यक्ति किसी मिल में, किसी कारखाने में दिन रात अपना पसीना बहा रहा है, क्या वो उसका ड्रीम था? या फिर कोई व्यक्ति किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा है, पुरुष, क्या वो उसका ड्रीम था? या फिर कोई मेट्रो में, बसेस में, ऑटो में धक्के खाकर रोज 9 to 5 जॉब करता है, क्या वो उसका ड्रीम था? क्या कोई किसान अपने खेती में पसीना बहा रहा है, क्या वो उसका ड्रीम था? भाई पुरुष भी कोई ड्रीम के पीछे भागने के पीछे, वो उन्हें भी कोई समाज खुली छूट दे, ऐसी बात नहीं। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनका कर्तव्य है अपने परिवार का भरण पोषण करना। वो जॉब जो भी आप कर रहे हो, या बिजनेस जो भी आप कर रहे हो, या खेती आप जो भी कर रहे हो, उसका मुख्य उद्देश्य अपने बच्चे, अपने माता-पिता, अपने परिवार, अपनी पत्नी, उनका भरण-पोषण करना मुख्य उद्देश्य होता है। पर ये महिलाओं को टारगेट करने के लिए उनको क्या बताएँगे कि देखो, देखो आपको अपने सपनों को फॉलो नहीं करने दिया जा रहा, आपको बस क्या, आप केवल घर शादी करके घर बसाने के लिए है क्या? तो कुल मिलाकर मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो सपने के पीछे भागना वगैरह, ये केवल कुछ जो प्रिविलेज्ड लोग होते हैं ना, उनके चोचले हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं। बिल्कुल। एक सामान्य व्यक्ति जो कहीं पर ठेला लगा रहा है, या कुछ दुकान चला रहा है, या दिन रात मिल में काम कर रहा है, पसीना बहा रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा है, क्या वो सपने पूरे कर रहे हैं वो पुरुष अपने? पर महिलाओं को तोड़ने के लिए उनके दिमाग में ये बातें कही जाती है। तो इस कारण से मैं कहता हूँ कि ऐसा जो कंटेंट होता है ना, जहाँ पर बच्चों को टारगेट करके ये कहा जाता है कि देखो, देखो आपको अपने सपनों को फॉलो करना है। जीवन का उद्देश्य तो आपका अपने फ्यूचर पर, अपने करियर पर ध्यान देना, अपने परिवार के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपका कर्तव्य क्या है, वो आपका फोकस होना चाहिए मुख्यतः। फिर आपकी जो हॉबी हो, आप एक नहीं 50 हॉबीज फॉलो करिए। उसमें उससे हम्म। आपको किसी ने रोका नहीं है। सपने एक क्या, आप 50 हॉबीज फॉलो करिए। पर जीवन का उद्देश्य क्या है, जॉब का उद्देश्य क्या है? तो पर महिलाओं को टारगेट करने के लिए और एक और नया इन्होंने एजेंडा शुरू किया है कि भाई स्त्री की अगर कहीं पर अलग जॉब हो और पुरुष की अलग हो, तो फिर पुरुष को वो अपनी नौकरी क्यों नहीं छोड़ सकता? तो चलो ये इसलिए मैं अपनी शादी तोड़ रही हूँ। ये भी आपको कई सारे सीरीज में, या इवन
एक एड मैंने देखी थी, चाहे वो किसी मैट्रिमोनियल साइट की, जहाँ पर शुरुआत में एक लड़का कह रहा है कि भाई ये उसकी जॉब कहीं और है तो मैं अब क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं वगैरह वगैरह। फिर थोड़ी देर में वो जेंडर चेंज कर देते हैं कि वहां लड़की है, फिर कहते हैं कि देखो देखो लड़की अब ये बात करे तो आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है फिर। तो कुल मिलाकर ये आज डेस्क जॉब्स अवेलेबल है, इस कारण से ये बातें बहुत अच्छी लगती है कि करियर को फॉलो करो, हुँ, जॉब करो, लड़की हुँ, भी जॉब हुँ। कर रही है, लड़का भी। भाई आज से 20-30 वर्ष पहले तक हमारे पेरेंट्स जिन कठिनाइयों से बड़े हुए हैं, उनके पास में कोई डेस्क जॉब करने की सुविधा नहीं थी। जो शारीरिक परिश्रम का काम है वो पुरुष करते थे, और स्त्री, अब जिनका शरीर कोमल होता है, जो भावना प्रधान होती है स्त्री, तो उसका परिवार पर ध्यान देना, घर संभालना, ये स्वाभाविक से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात रही है, इसमें कोई सो कॉल्ड पेट्रियार्की कभी भी नहीं रही है। सर, जो आपने इतनी प्रतीक भाई आपने इतनी सही बात कही। अब मैं भी ध्यान मतलब कभी ध्यान जाता है, सड़क पे आपको 80% आदमी दिखता है, 24 घंटे आदमी ही दिखता है। वो सड़क पे क्या कर रहा है? वो टाइम पास कर रहा है। गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो, बाइक पे चल रहा है, सेल्समैन है, कहीं बैठा हुआ है, कहीं बेच रहा है, कोई दुकान पे जा बिल्कुल, रहा है, कोई अपने क्राउडेड एरिया में दुकान है उसकी, वो डेली ट्रैफिक। मैं मिला हूँ, मैं बात गरीब जनता की नहीं, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। बिल्कुल, बिल्कुल, हर बिल्कुल। आदमी दिन भर मेहनत कर रहा है, और किस लिए कर रहा है? ताकि वो अपनी पत्नी को ही और बच्चों को, और खासकर बेटियों को, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, बेटियों को। मैं आजकल बेटों की हालत में देख रहा हूँ कि बेटियों के प्रति ज्यादा लगाव रहता है। और बिल्कुल। जितनी सुख सुविधा हो, घर में 4-5 चीजें बहुत जरूरी हैं। वॉशिंग मशीन होनी चाहिए, क्या है? क्योंकि पत्नी को हुँ, तकलीफ ना हो। बिल्कुल। फ्रिज होना चाहिए, जितनी सुविधाएं वाली चीज। मैं हम जानते हैं कि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे जो बच्चे हैं या वो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने की नौबत आए। करना पड़ता है, करना चाहिए, उससे मन मजबूत होता है, सब कुछ चाहिए जहां जरूरी है। पर सुविधा देने के नाम पे हमारी कोशिश रहती है कि चलो भई आपको जितनी सुविधा मिल जाए उतना अच्छा है। उसके लिए ह आदमी बाहर कितनी असुविधा में है, घर से बाहर निकल के, जो आपने जितनी चीज़ें गिनाई, इतनी सही बातें बोली आपने कि आदमी कौन से अपने सपने पूरे कर रहा है भाई? और हुँ। सपनों में क्या है? सपने क्या हैं? मतलब अच्छा, सपने वही हैं जो इनके हिसाब से जो इन्होंने एक फिक्स कर रखा है इनका कि एक नाचना ग्लैमराइज़्ड सपना वर्ल्ड। है, गाना सपना। हाँ, हाँ, ग्लैमराइज़्ड वो जो वर्ल्ड। ग्लैमर वर्ल्ड है वही सपना है। उसमें सक्सेसफुल है वही सपना है। और मैक्सिमम सिटी की जब हम वापस बात करेंगे, उसमें अनुपम खेर की एक लाइन है। वो अनुपम खेर हुँ, कहते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेस देयर आर 10,000 फेलियर्स इन दिस सिटी। एक आदमी को अच्छा। लगता है कि चलो वो जो है अनुपम खेर रेलवे स्टेशन पे लेटे हुए थे, सो गए थे 3-4 रात, तो 10,000 एक्टर को लगता है कि हम भी सोएंगे रेलवे स्टेशन पे, तो हम सब बोले नहीं। बिहाइंड एवरी सक्सेस इन दिस सिटी देयर आर 10,000 फेलियर्स। ये अनुपम खेर की लाइन है उस किताब की, मुझे याद है अब हुँ, तक। हुँ, बहुत दिन हो गए उस किताब को पढ़े हुए। तो ये और जिम्मेदारियां, अब जैसे जैसे इन फिल्मों सीरीज में क्या है, कर्तव्य नाम की कोई चीज नहीं है। सब नहीं, अधिकार बिल्कुल, अधिकार चल रहा है, अधिकार की जिम्मेदारी बात नहीं है। है। बच्चों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, घर की औरतों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, घर के आदमी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और क्या है, इस फ्रस्ट्रेशन में ये लोग क्या करते हैं, सिखाते क्या है कि अच्छा ठीक है, आप जिम्मेदार नहीं है, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। एक तो डिप्रेशन बेच रहे हैं आजकल ये लोग मेगा बिल्कुल, स्केल पे। बिल्कुल। डिप्रेशन परोसा जा रहा है। दीपिका पादुकोण अगेन, मतलब मैं एलिगेशन लगा सकता हूँ, लगाना भी चाहूंगा कि बाकायदा वो और उनकी पूरी फैमिली, क्योंकि उन्होंने एक फाउंडेशन बनाया है मेंटल हेल्थ के नाम पे। और बात यह है कि मेंटल हेल्थ पे बात करना अपनी जगह है, पर उस पूरी प्रक्रिया में योग और मन पर नियंत्रण या संयम या हुँ, साधना हुँ, ध्यान, वो कहीं नहीं है। कहीं पिल्स नहीं है। है। तो बिल जब से। आप पिल्स बेचोगे, जब आप थेरेपिस्ट की बात करोगे, जब आप साइकोलॉजिस्ट की बात करोगे, जाओ बिल्कुल जाओ। पर जो काम घर में बैठ के 5 मिनट कर सकते हो वो भी तो कर लो भाई, उसको भी तो चर्चा कर लो, उसकी भी तो बात कर लो। नहीं, जब तक डिप्रेशन अमेरिका से यहाँ आएगा नहीं, फैलेगा नहीं, तब तक वो फार्मा कंपनियां जो वैक्सीन हमारे देश को लगाने के लिए बेचैन थी, उनका वो एंजाइटी वाले पिल्स बेच नहीं पाएंगे। और यूएस इसी की कारण बुरी से आप हालत है। हुँ, बिल्कुल। सर। और इसी कारण से आप देखना कई सारे ऐसे जो वोक लिबरल माइंडसेट के बच्चे बहुत सारे आज की जनरेशन के हमेशा कहते हैं कि भाई अ, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो तो डिप्रेशन एंग्जायटी को सीरियसली लेते ही नहीं है, वो तो कितने रिग्रेसिव है, ऑर्थोडॉक्स है। देखो देखो वेस्ट में कितना सीरियसली लिया जाता है इस प्रॉब्लम को। भाई मानसिक स्वास्थ्य पर जितना हमारी संस्कृति में ध्यान दिया गया है ना,
उतना कहीं पर भी नहीं दिया गया। वेस्ट में जो एक भौतिकवाद की तरफ, बाहर की सुख सुविधाओं के पीछे भागने की जो मानसिकता है, उस कारण से इतने बुरे हालात है कि हर 3 में से एक व्यक्ति वहां पर डिप्रेशन और एंग्जाइटी की पिल्स लिए बगैर जी नहीं सकता। ये सच्चाई है, कई सारे रिपोर्ट्स गूगल पर सर्च कर लीजिए। हर 3 में से एक व्यक्ति वहां पर डिप्रेशन और एंग्जाइटी की पिल्स लेता है, अनिद्रा के शिकार है, रात को नींद की गोली खाए बगैर नींद नहीं आती। मानसिक स्वास्थ्य के हालात इतने ज्यादा बुरे हैं कि और साथ में ही जो रिहैब सेंटर्स है, युवा पीढ़ी का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो रिहैब सेंटर में पड़ा हुआ है वेस्टर्न कंट्रीज में। और इसके पीछे का मुख्य कारण एक ये भी है कि टूटे हुए परिवार, सिंगल पेरेंट्स के साथ में कई सारे बच्चे बड़े होते हैं, और कई बार जो नाबालिग होते हुए ही कई बार प्रेगनेंसी हो जाती है तो उन बच्चों को कॉन्वेंट में छोड़ दिया जाता है। फिर वो बच्चे फॉस्टर पेरेंट्स के साथ में बड़े होते हैं, और अधिकतर केसेस में फॉस्टर पेरेंट्स उन बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज करते हैं। और ऐसे वातावरण में कोई जब बच्चा बड़ा होगा तो स्वाभाविक सी बात है वो मेंटल हेल्थ उसकी सही नहीं होगी, वही डिप्रेशन, एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स, रिहैब सेंटर में कई सारे ड्रग्स के शिकार होकर बच्चे पहुंच जाते हैं। ये सच्चाई है वेस्टर्न वर्ल्ड की। और इसी कारण से वहां पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में सफलता ज्यादातर जो एशियन स्टूडेंट्स है, अफ्रीकन स्टूडेंट्स है, और उनमें भी एशियन में भी जो ज्यादातर भारतीय बच्चे हैं, वो अधिक सफल होते हुए उन यूनिवर्सिटीज में हमें देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पर जो परिवार का स्ट्रक्चर है वो सबसे ज्यादा सुदृढ़ है। अभी भी 20, 25, 30 वर्ष की आयु तक माता पिता का नियंत्रण बच्चों पर होता है, तो एक मन पर लगाम लगाने की आदत हमें लगी हुई होती है कि कहीं मेरी माँ मुझे ना देख ले, कुछ मैं गलत कर लूंगा हम्म, तो कोई पिता ना देख ले, मेरे कोई अंकल आंटी ना मुझे कहीं देख ले। तो ये समाज का हम्म, नियंत्रण आवश्यक होता है। ये लिबरल्स हमेशा कहते हैं कि समाज कौन होता है हमें जज करने वाला, हम तो अपने टर्म्स के अनुसार लाइफ जिएंगे। पर भाई जब हम गलती कर रहे होते हैं ना, तब वही समाज होता है जो हमें रोकता है। उस समाज का नियंत्रण, पेरेंट्स का नियंत्रण, परिवार का नियंत्रण सबसे ज्यादा हमें आवश्यक होता है। अगर हमें कोई बिल्कुल डांटने वाला, रोकने वाला, टोकने वाला नहीं होना, तो हमसे ज्यादा अभागा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। बिल्कुल सही बात कही आपने। और जो आप कह रहे थे कि फिर जो बच्चे इस तरीके से पलते बढ़ते हैं फिल्मों में, सीरीज में हम्म। ज्यादातर जो बच्चों के साथ दिखाया जाता है या जस्टिफाई किया जाता है कि किसी के साथ बचपन में बुरा हो गया, इसलिए आज उसको हम्म। लाइसेंस मिल जाता है आज कुछ बुरा करने का, अपराध करने का, जैसे पेरेंटल अपराध अब्यूज करने के का, शिकार हो तो फिर ड्रग्स हम में जाने। उसके बाद में। जी। हाँ, ये जी। जी। ये एक बहुत कॉमन थीम है अक्रॉस। हम हम्म। और आप कई फिल्मों कई सीरीज का नाम ले सकते हैं कि चूंकि किसी के साथ बचपन में, अभी एनिमल का भी ट्रेलर चूंकि आज ही हम्म। रिलीज हुआ है तो हम्म। मैं वही दिखा, मुझे मैंने कहा कि इनके हम्म। साथ बचपन में गलती अब वो इस गलती कारण है से वो अपराधी नहीं बन है गया। हाँ, इस कारण वो अपराधी बने। तो आज आप जस्टिफाई कर सकते हैं, आप कुछ भी घटिया हरकत कर लीजिए, आप कहानी सुना दीजिएगा कि अभी जैसे वो एक मिन्हाज मर्चेंट करके जो नेटफ्लिक्स पे हाँ, कॉमेडी हाँ, करता हाँ, है हाँ। वो बंदा, तो हम्म। उसने अभी पता चला ना कि उसने अपनी जितनी बचपन की कहानियां बताई सब गलत, झूठ बता रहा था वो, हम्म। और खाली इसलिए कि मैं विक्टिम। तो मेरी बात सुन लो, मतलब क्या समाज बनाने जा रहे हैं। और या तो इस समाज हमारे यहाँ ये जो आदत लग गई है कि नहीं, हमको वेस्ट की तरफ देखना है, उन्हीं को उन्हीं की बातें, उन्हीं के विचार, उन्हीं के वैल्यूज, और सबसे पहले अपने वैल्यूज को गंदा बता के उनसे कट लेना है। और हम्म। भाई कोई तो वैल्यूज लेंगे ना। मेरी मेरी पत्नी ने कुछ दिन पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। हम लोग कुछ अमेरिकन मूवी देख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इनका कोई अपना कल्चर नहीं है ना, इसीलिए इन्होंने पॉप कल्चर बना लिया है। हम्म। 300 साल पुरानी सभ्यता ही तो है अमेरिका, उससे पहले की तो उन्होंने मार के खत्म कर दी जो भी था वहां पे, रेड हम्म। इंडियंस वगैरह। आज आज बनाने जा रहे हो किलर्स ऑफ द फ्लावर मून, मार्टिन स्कॉर्सेज़ी और लियोनार्डो डिकैप्रियो, हम्म। कि रेड इंडियंस पे हम्म। हम और जो वहां आपने जो पहले वीडियो के शुरुआत में बात की कि लिबरल हो या कंजर्वेटिव हो, कंजर्वेटिव का चलो समझ में आता है, कन्वर्जन करना था, नहीं, दोनों का मेन मुद्दा एक ही है, कंट्रोल हम्म। ओवर द अदर। वो क्रिश्चियनिटी जो कहती है ना कि या तो मी, या जो दूसरा है वो बिलीवर नॉन बिलीवर का आ गया कि नॉन बिलीवर शुड बी किल्ड। हम्म। तो चाहे लिबरल हो चाहे कंजर्वेटिव हो, अगर आप उनके बिलीवर नहीं है तो फिर आपकी कोई हैसियत नहीं है। तो आप हिंदू हैं तो आप मर जाइए, कोई 10,000 मर जाइए, हमसे क्या मतलब। और इसलिए आपका कष्ट हिंदू का कष्ट कोई कष्ट नहीं है। ज्यूज ने झंडा गाड़ा कि मेरा कष्ट है और दुनिया को सुनना पड़ेगा। 1947 हम्म। के बाद सर हर दशक में 25, मिनिमम 25 फिल्में ज्यूज ने अपने लिए अपनी कहानी को बताते हुए, और सबने अपना जो बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है वो एक होलोकास्ट फिल्म पे दिया है। चाहे रोमन पोलेंस्की हो, एड्रियन ब्रॉडी हो, या आपकी बहुत बड़ी लिबरल एक्टर है हमारी मेरिल स्ट्रिप, जो हम्म। सोफीज चॉइस करके फिल्म है, या शिंडलर लिस्ट में स्टीवन स्पिलबर्ग ने काम दिया।
उन्होंने दुनिया को फिल्मों के माध्यम से बताया कि हम ही विक्टिम हैं, और कोई बात नहीं करेगा कि हम विक्टिम नहीं है। और फिर भी उसके बावजूद आज के समय में इतना बड़ा 70 साल तक फिल्मों के माध्यम से बता बता के कि हमारे साथ बुरा हुआ, हम विक्टिम है। आज वही लिबरल एलिट जो है हमास के साथ खड़ा है। जावेद जाफरी खड़े हैं आज की डेट में हमास के साथ। आज ट्वीट है उनका, अपने कॉमेडियन, एक्टर, डांसर, मतलब सोचिए, और बेशर्मी के साथ। और यहाँ पर क्या ही कहा। लिबरल्स की हिपोक्रेसी आप देखिए, ये जब इनको राष्ट्रवादियों को टारगेट करना होता है ना, तो ये हमेशा हिटलर का उदाहरण देंगे कि भाई देखो फांसीवादी ऐसे होते हैं, ये तो नाजी है, ये तो हिटलर है। नसरुद्दीन शाह का भी पिछले कुछ समय में काफी सारे वक्तव्य कि मोदी का शासन कैसे एक नाजी जर्मनी की तरह है, ये इस प्रकार का वक्तव्य वो देंगे। तो वहां पर उनको हिटलर याद आ जाएगा, वहां पर बड़ी उनको यहूदियों के नरसंहार तुरंत वो बातें वो दिखती है। पर आज वो किसके साथ खड़े हैं? जो यहूदियों का नरसंहार कर रहे हैं, या फिर आज वो इजराइल का समर्थन नहीं करेंगे, आज वो इजराइल के साथ खड़े नहीं होंगे। तो ये कितनी बड़ा दोगलापन है, आप देख लीजिए। तो ये हिपोक्रेसी, लिबरलिज्म का दूसरा नाम ही हिपोक्रेसी में तो ये कहूंगा। और जो आपने यहूदियों की बात की कि उन्होंने किस प्रकार से अपने नरसंहार को कभी भूलने नहीं दिया, और इस कारण से आप देख लीजिए, इवन मार्क जकरबर्ग ने भी, मेरा 2019 का एक वीडियो है 4 वर्ष पहले का, कोई भी देख सकता है। उस समय एक हेट स्पीच पॉलिसी मार्क जकरबर्ग ने लाई थी। वेस्ट में कई सारे लोग एक एंटीसेमिटिक पोस्ट कर रहे थे फेसबुक पर कि यहूदियों का नरसंहार तो फेक है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, ये तो यहूदी बड़ा चढ़ाकर बताते हैं। इस प्रकार का कैंपेन कुछ लोगों के द्वारा वेस्ट में, अमेरिका में चलाया गया था। तो यहूदियों ने एक पूरा, एक उसके अगेंस्ट दूसरा कैंपेन शुरू किया कि इस पर लगाम लगाई जाए। तो मार्क जकरबर्ग ने एक स्पेशली हेट स्पीच पॉलिसी लाई थी, अलग से पोस्ट की थी कि हम इन बातों को बिल्कुल भी फेसबुक पर रहने नहीं देंगे। कोई भी अगर यहूदियों के नरसंहार के अगेंस्ट थोड़ा भी कुछ बोलता है ना, या उसको खारिज करने का प्रयास करता है, तो उन अकाउंट्स को हम ब्लॉक करेंगे। अभी भी वो सारा मार्क जकरबर्ग का पोस्ट वगैरह कोई भी देखना चाहता है तो मेरा वो वीडियो यूट्यूब पर आप देख लेना, मार्क जकरबर्ग प्रतीक बोराडे सर्च करेंगे तो आ जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इतने, मतलब आप मार्क जकरबर्ग वो तो है ना, इतने सफल है, इतना पैसा है उनके पास में, उन्हें क्या आवश्यकता है अपने कल्चर, अपने रिलीजन के बारे में बात करने की? जैसे कि हिंदुओं में हम देखते हैं, तो जो थोड़ा भी एलिट क्लास हम जिनको कहते हैं ना हिंदुओं का, वो कहेंगे क्या रिलीजन की बात कर रहे हो, क्या ये संस्कृति की बात कर रहे हो, क्या कहीं भी कभी हुआ नरसंहार हिंदुओं का हुआ होगा, क्या तुम आज उसको लेकर के बैठे हो? पर यहूदी ऐसा सोचते हैं क्या? मार्क जकरबर्ग ने ऐसा सोचा क्या? वो तो आज भी अपने रिलीजन, अपने कल्चर, वहां पर अगर थोड़ा भी कोई उसके अगेंस्ट भी बोलता है तो भाई हम उसको ब्लॉक कर देंगे, खुलकर ये बातें वो कहते हैं। पर भारत में अगर हिंदुओं के नरसंहार की कोई बात करता है तो तुरंत उस पर सांप्रदायिक होने का टैग लगा दिया जाता है, बिगट होने का टैग लगा दिया जाता है। मैं मतलब हमारी चर्चा लंबी हो गई है और समझ में नहीं आ रहा कैसे इसको रैप अप करें, या कि मुझे लगता है काफी सारी बातें जो भविष्य में भी करनी चाहिए या कर, और आप मतलब आप समय देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, भविष्य में भी हम इन चर्चाओं को करें। मार्क जकरबर्ग की दो बातें, एक बात हल्की सी, जैसे सोशल नेटवर्क मूवी थी, बहुत अमेजिंग हम्म। मूवी, बहुत बढ़िया मूवी। उस मूवी में एक बहुत छोटा सीन है, जब ये अपनी साइट लाइव करता है, हम्म। तो इसका जो दोस्त है एडवर्डो सोवरिन, जिसका रोल प्ले किया, तो बोलते हैं मार्क, मार्क। तो फिर वो बताता है कि मार्क वॉज प्रेइंग, जब आप फेसबुक लाइव करता है पहली बार। अच्छा। तो इतना बड़ा आदमी अगर एक अपने रिलीजन का एस्पेक्ट दिखा सकता है 2 सेकंड में ही कि भाई आई वॉज प्रेइंग, पहला। हम्म। और एंड दैट्स अ इंपॉर्टेंट सीन इन द मूवी, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सीन इन द मूवी, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। हमारे यहाँ कोई इतना बड़ा हो जाएगा तो कहेगा कि "ए, हमारे से ना ये हमारे हिस्से जो हैं ये छांट देना, रिलीजन हमारा हमारा हम जहां जहां रिलीजन देखें वो छांट देना"। हमारे यहाँ के जो बड़े लोग जो हो जाएंगे वो। दूसरा, मेरी संजय दीक्षित जी वाला जो अभी जयपुर डायलॉग्स हुआ जयपुर में, वहां संदीप बालकृष्णन जी से मेरी मुलाकात हुई और मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मतलब उन्होंने जो काम किया वो अद्भुत है। तो ऐसे मैंने कहा, चूंकि मैं विवेक अग्निहोत्री जी से कुछ दिन पहले हमने उनका इंटरव्यू किया था, द वैक्सीन वॉर फिल्म यहाँ पे स्क्रीन लखनऊ में हम लोगों ने कराई थी। हम्म। विवेक जी आए थे और वो ये हुआ कि बात हो रही थी, तो पर्व बनाने जा रहे हैं, तो जो कि एस एल भैरप्पा जी द्वारा लिखित है, तो एस एल भैरप्पा जी की हम्म। जो कहानी है आवरण किताब, तो हम्म। संदीप बालकृष्ण जी ने उसका ट्रांसलेशन किया था। मैं कहा सर, और वन ऑफ द अच्छा। बेस्ट बुक्स आई हैव एवर रेड, एवर, मतलब अमेजिंग बुक। क्या नैरेटिव है, क्या मतलब, आदमी किताब में घुस सकता है पूरी तरीके से।
तो मैंने संदीप सर से मैंने कहा कि सर पर्व बनाने की बजाय यदि आवरण बनाते तो भी अच्छा रहता, मतलब पर्व तो बनाए बिल्कुल, महाभारत क्यों नहीं बनाए। तो संदीप सर ने बोला आवरण पे कभी फिल्म नहीं बनेगी। मैंने बोला क्यों? अच्छा। तो उन्होंने कहा कि एस एल भैरप्पा जी ने कहा कि जिस दिन आवरण उन्होंने लिखी थी, छपी थी, उसके बाद से जो नूपुर शर्मा जी के साथ हुआ है वो कई सालों तक एस एल भैरप्पा जी के साथ हुआ था, कि उन पर आते थे, हमला होता था, थ्रेट्स, और उस वक्त के थ्रेट्स भी रियल होते थे। आज की डेट में क्या, ट्वीट कर दिया, मैसेज कर दिया, इंटेंट बता रहा आदमी, पर उस समय तो थ्रेट देना भी एक काम था ना, कि घर पहुंच के पत्थर मार रहा है और लेटर फेंक रहा है कि मार डालेंगे। संदीप बालकृष्ण जी ने कहा कि मैं चाहूंगा आवरण बने, और आवरण बिल्कुल, अगर हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा भाई, प्लीज पढ़िए वो किताब, एक कहानी के रूप में पढ़ लीजिए, एजेंडा छोड़ दीजिए जो भी है। क्या कहानी है कि एक फिल्म मेकर आज है, वो आज लव जिहाद में फंस जाती है, फिर धीरे धीरे समझ में आता है, फिर अपने पिता के पास वापस लौटती है, पिता के पास जिस पिता से लड़के आई। तो पिता इतिहासकार थे, ब्राह्मण थे, गांव में रहते थे। वहां जब पहुंचती है तो पिता की लिखी किताबें पढ़ती है, उन किताबों को देखती है, वो इतिहास की बात बता रहे हैं जब इस्लाम का आक्रमण। तो वो एक टू एंड फ्रो का नैरेटिव जो होता है ना, कि फ्लैशबैक, और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्या लिखा है भैरप्पा जी ने। और बस ये मैं मुझे लगता है कि इस चर्चा को आज यहीं विराम दें। आपके पास आपका भी काफी समय ले लिया हमने, पर बहुत अच्छा लगा प्रतीक जी। उम्मीद है कि आपको भी ये समय अपना जो है लगा होगा कि हाँ, वर्थ है। नहीं, बिल्कुल, बहुत और बढ़िया चर्चा हुई, बहुत बढ़िया। जी, थैंक यू सो मच। और मतलब आप आए हम लोग के चैनल पे, आपने अपना समय दिया, कैसे धन्यवाद अदा करें। और उम्मीद नहीं, करेंगे भविष्य में हम और भी चर्चाएं करेंगे, और हम आपका स्वागत करते हैं लखनऊ में, अयोध्या, जब भी आपका प्लान हो आप हमें जरूर बताएं, जी, परिवार सहित आए, आपका सादर आमंत्रण। आइए मोदी जी कहते हैं ना, जी, जी, ये जी, मेरा जी, निमंत्रण है। अवश्य। तो सर जी, ये हम जी, लोग का निमंत्रण है कि आइए, यहाँ आइए, जरूर आइए। और फरवरी में कोशिश करेंगे आप जरूर आए, और वीडियोस पर हम लोग मिलते रहें, और बार बार नई जनता को भी ये बात हम बताते रहें जो आप बहुत दिनों से कहते आए हैं, जो जरूरी है उनके जी, पास जी, जानना। जी, तो जी, संदीप आज सर, आपका भी बहुत दर्शकों, बहुत धन्यवाद। ये आपका बड़प्पन है कि इतनी बढ़िया आपने अच्छी अच्छी बातें मेरे बारे में कही। ये आपका बड़प्पन है। नहीं नहीं, नहीं नहीं, आपका कर्म है ना सर, आपने जो प्रतीक भाई आपने जो काम किया है ना, वो मतलब अद्भुत है, वो कमिटमेंट के साथ काम है, तो उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई सानी नहीं। तो थैंक यू सो मच फॉर धन्यवाद। हियरिंग अस। और जो है, आज हम इस चर्चा को यहीं रैप करते हैं। दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, प्रतीक जी के चैनल पे जरूर जाएं। प्रतीक बोराडे सर्च करेंगे यूट्यूब पे, सबसे पहला नाम दिखेगा, 2-3 चैनल दिखेंगे आपको, जरूर सब्सक्राइब करें, इनके पुराने वीडियोस आप जरूर देखें और समझें कि ये क्या कह रहे हैं। थैंक यू सो मच। जी, धन्यवाद।